तो दोस्तों, जानते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के बारे में कि ये कार्यक्रम क्या है। व्हाट इज नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम का जो पूरा सारांश है, वो सार है, वो पूरा इस आईपी नंबर 1 में समा दिया गया है। यानी जो इसको पढ़ेगा उसके कार्यक्रम समझ में आएगा, जो एडिक्ट इसको पढ़ेगा। तो ये नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में सबसे पहले पढ़ा जाता है, प्रार्थना के बाद ये पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ये लिटरेचर भी अगर रोज पढ़ ले एक नशेड़ी जो सुधरना चाहता है, नशा बंद रखना चाहता है, तो भी उसकी रिकवरी में मदद होती है। और जो जेएफटी को, नारकोटिक्स एनोनिमस की जेएफटी रोज पढ़े, वो भी उसकी भी मदद होती है। जो नारकोटिक्स एनोनिमस की बेसिक टेक्स्ट पढ़े, उसको भी उसके सवालों के जवाब मिलते हैं। फिर चाहे वो किसी से कॉल करते में हिचकिचाता हो, उसे अच्छा ना लगता हो, मदद लेने की उसकी आदत ना हो, तो वो बेसिक टेक्स्ट पढ़े, जेएफटी पढ़े, लिटरेचर पढ़े, ये काम करता है कैसे और क्यों पढ़े, वाइट बुक पढ़े, स्टेप वर्किंग गाइड पढ़े। उससे ज़्यादा अगर शर्म जी जाके शेयर वेयर करने की या किसी से कॉल वॉल पे बातचीत करने की अच्छा नहीं लगता है, ना वो चाहता है, तो वो ऐसा करे। ठीक है, अगर ये सारी किताबें उसके पास नहीं है तो जाए नारकोटिक्स एनोनिमस में मंगलवार शुक्रवार कनॉट प्लेस की मीटिंग में, उसको ये किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, और नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ना, तो वो शुरू होता है लिटरेचर के एडिक्ट कौन है, एडिक्ट कौन है, यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है एडिक्ट कौन है। तो हम में से ज़्यादातर लोगों को इस सवाल के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा सारा जीवन और सोच किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों पर केंद्रित रही है। इन्हें प्राप्त करना, इस्तेमाल करना और अधिक पाने के लिए साधनों एवं जरियों की खोज करना। हम नशा करने के लिए जीते थे और जीने के लिए नशा करते थे। हम नशा करने के लिए जीते थे और जीने के लिए नशा करते थे। बहुत सरल शब्दों में एडिक्ट वह स्त्री या पुरुष है जिनका जीवन नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है। और हम वो लोग हैं जो एक जारी रहने वाली और बढ़ती हुई बीमारी की जकड़ में है, जिसका अंत हमेशा वही है, कैदखाने, संस्थाएं और मौत। ठीक है, इसके बाद आता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है। तो NASC जो मैन है वो ये है कि नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है। तो NASC स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है, जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं, मतलब रेगुलर मिलते हैं। ये सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, ध्यान रहे, नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता, ध्यान नहीं दिया आपने, कार्यक्रम है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए यानी मेंबरशिप के लिए सिर्फ एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। जिसके मन में नशा बंद करने की इच्छा होगी वो इसकी सदस्यता ले सकता है, इसको सब्सक्राइब कर सकता है, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकता है। तो इसकी सदस्यता के लिए, इसका मेंबर बनने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, समझ रहे हो, सबसे खास बात यह है कि ये काम करते हैं। ये कार्यक्रम काम करता है। रिकवरी को प्राथमिकता देने पर यह कार्यक्रम काम करता है। एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर यह कार्यक्रम काम करता है। जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तो ये कार्यक्रम काम करता है। अन्य के साथ कोई शर्तें जुड़ी हुई नहीं है, हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, सब फ्री है। कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, कोई रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है, कोई, है ना, कुछ भी नहीं करना। हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है ना, ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर है कि भाई यहाँ पे साइन करो, ना किसी से कोई वादा करना है।
किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने क्या और कितना इस्तेमाल किया। देखो क्या कह रहा है कार्यक्रम, कि हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने क्या और कितना इस्तेमाल किया, आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे, आपके पास कितना ज्यादा या कितना कम है, या आपने अतीत में क्या किया। बल्कि हमारी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं। कैसे लगी बीमारी, क्या हुआ, कहाँ इलाज कराया, कब पी, कब छोड़ी, कब क्या हुआ, क्या डैमेज हुआ। नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो है ना, समस्या पर नहीं, समस्या के समाधान पे ध्यान देता है। और हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं, हम तैयार हैं मदद करने के लिए, लेकिन सिर्फ रिकवरी में पैसे वैसे उधार मांगोगे तो उसमें नहीं। हाँ हाँ। और हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। यानी मेरे पास जो सुधार है, जब तक ये मैं दूसरों को नहीं बांटूंगा तब तक ये मेरे पास भी नहीं रहेगा। समय के साथ मेरा सुधार चला जाएगा, मैं भूलने लगूंगा लोगों से बात करने का तरीका, चीत करने का तरीका, बीवी से बात करने का तरीका, घर में रहने का तरीका, सलीका, अखलाक, सभ्यता, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीना, है ना। मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, मैं अपने तरीके से जीने लगूंगा, मैं अपनी समस्याओं के समाधान खुद करने लगूंगा, समझो ना, खुद करने लगूंगा। और जब तक हमने अपनी जिंदगी का सत्यानाश नहीं किया तब तक हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम अकेले नशा बंद कर सकते हैं या अकेले अपने जीवन को चला सकते हैं। नहीं, ठीक है ना। तो हमारा जो सुधार है, जो आपके पास अनुभव है, दूसरों को बांटो ताकि उससे दूसरा भी ठीक हो, तभी आपका सुधार भी आपके पास रहेगा, आपको भी रियलाइज होता रहेगा। ठीक है। हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। पहले था कि हमारी मीटिंगों में नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं, जो क्या है सुधार। हमारे पास जो इसे हम केवल दूसरों को देकर ही, आजकल जो मतलब मैं करता आ रहा हूँ एक जमाने से, दूसरों को देकर अपने पास रखता हूँ, है ना, अपने पास रख सकते हैं। हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है कि हमारी मीटिंगों में रेगुलर आने वाले, नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। इसके बाद आता है कि हम यहाँ क्यों हैं। अन्य संगठन में आने से पहले हम अपनी जिंदगी व्यवस्थित नहीं रख सके, इसलिए हैं हम यहाँ पर। अन्य संगठन में आने से पहले हम अपनी जिंदगी व्यवस्थित नहीं रख सके, हम सामान्य व्यक्तियों की तरह ना तो जी सके, ना ही जीवन का आनंद उठा सके। हमें कुछ तो अलग चाहिए ही था, और हमें लगा कि हमने उन्हें नशीले पदार्थों में पा लिया है। हमने इसका इस्तेमाल अपने परिवार, पति पत्नी और बच्चों के कल्याण से भी ज्यादा जरूरी समझा। हमें किसी भी कीमत पर नशा चाहिए ही था। हमने कई लोगों को हानि पहुंचाई, लेकिन सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई अपने आप को। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकारने की असमर्थता के कारण, व्यक्तिगत बोलते हैं निजी को, पर्सनल को, है ना, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, समझ रहे हो ना, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकारने की असमर्थता के कारण हम असलियत में अपनी ही समस्या पैदा कर रहे थे। हम असलियत में अपनी ही समस्या पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि हम जिंदगी की शर्तों पर जिंदगी का सामना करने में असमर्थ थे। ऐसा लगता था कि हम जिंदगी की शर्तों पर जिंदगी का सामना करने में असमर्थ थे। हम में से अधिकतर लोगों को एहसास हुआ कि अपने एडिक्शन में हम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन एडिक्शन जीवन का, यानी नशा, हम में से अधिकतर लोगों को ये एहसास हुआ कि अपनी नशाखोरी में हम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे थे। धीरे धीरे उसका शरीर खत्म हो रहा था, धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि वो मरेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि नशा छूट नहीं रहा था।
ठीक है, और उसे वो बहुत ही बेताबी से छोड़ना चाहता था, वो उसे बहुत ही बेताबी से छोड़ना चाहता था। लेकिन नशा या एडिक्शन जीवन का इतना चालाक शत्रु है कि हम इसके बारे में कुछ भी सोचने की शक्ति ही गंवा बैठे थे। एडिक्शन जीवन का इतना चालाक शत्रु है कि हम इसके बारे में कुछ भी सोचने की शक्ति ही गंवा बैठे थे। हम में से कई कैद खाने पहुंचे, कैद खाने जेल, या हमने दवा धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, दवा धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा, है ना, यानी कि मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट जो दिमाग का इलाज करता है, पागलपन का इलाज करता है, दवा यानी डॉक्टर, धर्म यानी मन्नत मुराद, चादर चढ़ाना, दुआ प्रार्थना मांगना, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, ये करूंगा वो करूंगा, खुद भी दुआएं करी। ठीक है, दवा धर्म या बाबा साधु, उतार चढ़ावा, झाड़ फूक, है ना, मौलवी मुल्ला पंडित, हमने दवा धर्म या मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। हमारी बीमारी हर बार फिर उभर आई या बढ़ती गई जब तक हमने हताश होकर नारकोटिक एनोनिमस में एक दूसरे से मदद नहीं ली। हमारी बीमारी हर बार बढ़ती गई या फिर उभर आई। लिखा है कि जब तक हमने हताश होकर नारकोटिक एनोनिमस में एक दूसरे से मदद नहीं ली। एनए में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम बीमार लोग थे। एनए में आने के बाद एहसास हुआ कि हम बीमार लोग थे। पहले हमने अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करा कि हम बीमार हैं, ये एक बीमारी है, बढ़ती हुई है, जानलेवा है। ऐसा लगता था कि छूट जाएगी और कोई डॉक्टर छुटा देगा या मैं खुद छोड़ दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, बीमारी एनए में आने के बाद हुआ मैं एहसास हुआ कि ये बीमारी है, ये कोई लत नहीं है जिसे मैं शुरू में कहता था कि जब मर्जी छोड़ दूंगा और अपनी नफ्स पर काबू होना चाहिए, जिसे मैं शुरू में कहता था कि भाई मिली तो हमारी नहीं तो सदाबाल ब्रह्मचारी, है ना, जिसे मैं सिर्फ मजे के लिए पीता था, और अगर कोई मुझे नशेबाज कह देता था तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं उसको मारने की सोचता था, उसके लिए बंदे इकट्ठे करता था, कहता था भाई वो मेरे को नशेबाज कह रहा है ना, तो वो दुश्मन होता था। बीमारी क्या होती है? ये बीमारी भी होती है, ये एक डिसीज भी होती है, ये बढ़ती हुई भी होती है, ये लग गई तो लग गई, अब खत्म नहीं होगी। अब इसका प्लेटफॉर्म जो है नशा मुक्ति केंद्र या नारकोटिक्स एनोनिमस से नहीं पता था, समझ लो ना। तो ये लिटरेचर वो कहना चाह रहा है। एनए में आने के बाद हमें एहसास हुआ, है ना, कि हम बीमार लोग थे, हम ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसका कोई जाना हुआ इलाज नहीं है, परंतु इसे किसी मुकाम पे रोका जा सकता है, जिसका कोई जाना माना इलाज नहीं है। कभी आप इस चक्कर में हो कि इसका इलाज है, इसका इलाज नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास, अमेरिका तक चले जाओ, लोग अगर बीमार होते हैं तो अपने बच्चे को, बेटे को, बाप को, बेटी को, मरीज को, माँ को, अगर वो पैसे वाला है तो लास्ट उसके पास एक जगह बचती है कि वो अमेरिका लेके जाता है प्लेन से अपने मरीज को पैसा लगा के, अगर वो करोड़पति है तो। अमेरिका के ऊपर फिर कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां वो उसको ले जाए, और श्रीलंका के बाद कोई दुनिया नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ। तो इसे किसी मुकाम पे रोका जा सकता है और तब सुधार संभव है, इसका कोई जाना माना इलाज नहीं है। तभी डॉक्टर वैद्य हकीमों में इसका पैसा बर्बाद करो और अमेरिका ले जाओ अपने लोंडे को इलाज कराने, कि इंडिया से तो ठीक नहीं हो रहा, अमेरिका ले जाते हैं। जिस तरह संजय दत्त के बाप ने, सुनील दत्त ने संजय दत्त के लिए हर वो तरीका अपनाया जो उसे पर्याप्त लगा। सुनने में आया कि पहले उसने उसका मतलब डॉक्टरों को दिखाया, पहले लोग यही करते हैं, डॉक्टर को ही दिखाते हैं, डॉक्टर पैसे लेता है, इलाज करने की कोशिश करता है, ये डॉक्टर को भी पता है कि ये मेरे इलाज से नशा छोड़ने वाला नहीं है, समझो ना। और बहुत से ये सोच लेते हैं कि छोड़ भी देगा तो अच्छा है, नहीं छोड़ेगा तो भी अच्छा है ना। किसी ने कहा भाई इसके ब्लड में बहुत सारी ड्रग है,
नशा है, जहर है, वो डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। तो उस ब्लड के जहर को डिटॉक्सिफाई छानने के लिए, बाहर निकालने का डॉक्टरों ने एक तरीका बताया कि इसका पूरा ब्लड ही चेंज कर दो, इसका पूरा शरीर का ब्लड ही चेंज कर दो। सुनील दत्त ने संजय दत्त का पूरा ब्लड भी चेंज करवाया, जैसे भी वो डॉक्टरों का तरीका होगा चेंज करने का। इतना सारा खर्चा करा, लेकिन ब्लड चेंज करने से भी नशा नहीं छूटा। ब्लड चेंज करना, नशा छोड़ देने का, या बॉडी से जहर निकल गया, ठीक है, अब उसको टूटन विड्रॉल तो नहीं हो रही है, लेकिन ये बीमारी तो शरीर की थोड़ी है, ये तो खोपड़ी की है। अब खोपड़ी से दिमाग निकाल के किसी दूसरे का दिमाग लगाएगा तभी छूटेगा। किसी ऐसे नमाजी परहेजगार पूजा पाठ करने वाले का, या जो नशा नहीं करता था, उसका दिमाग लगाएगा ये दिमाग निकाल के, तब तो ठीक है। उसे पता ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं तो कोई दूसरा बंदा हूँ, समझ ना। तो इसका कोई जाना माना इलाज नहीं है। जिन लोगों को ऑटो पे छपा रहता है 3 दिन में शराब छुड़ाएं, नीचे नंबर लिखा रहता है, फैमिली जो परेशान होती है अपने लड़के से नशे से कि मर ना जाए, कॉल करती है, अपॉइंटमेंट लेती है, वहाँ जाती है, इलाज कराती है, बहुत बुद्धि बांधते हैं वो फैमिली की, और बड़ा दिलासा दिलाते हैं, बस छूट गया नशा आपके बेटे का, बेफिक्र रहो, इतने पैसे जमा करा देना। तो वो भी फ्रॉड है, वो भी नशा नहीं छुड़ाता। अगर उनके नशा छुड़ाए हुए के ऊपर गलती से नशा कर लिया तो तड़प तड़प के मरेगा, रिएक्शन हो जाएगा। हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। शराब छुड़ाएं 3 दिन में, टीवी खोलो तो टीवी पे सबसे पहले जो एडवर्टाइज आता है, एयरटेल का टीवी हो या सन टीवी हो या रिलायंस टीवी हो, तो जो उसके ऐड आते हैं टीवी के अपने, है ना, एडिक्शन फ्री, एडिक्शन ब्लॉक, दवाई खाओ। और इन्होंने जिन जिन लोगों ने खाई होती है वो बता रहे होते हैं कि हाँ हमारा, मैं अपने पति को दवा मिला के देती थी और मेरे पति ने शराब छोड़ दी। वो सब उन्हीं के आदमी होते हैं, उन्हीं के आदमी होते हैं। पूरा एक नाटक उन्हीं का रचा हुआ होता है, और जो ट्रस्टेड होस्ट उसमें बैठे हुए होते हैं, समझे ना। तो एक वीडियो तो मैंने ऐसी देखी है एयरटेल के टीवी पर कि जिसमें जो रामायण में, महाभारत में, रामायण में सीताराम बने थे, है ना, वो आए हुए हैं उस पर, नापतोल बचत बाजार वाले, उसमें एडवर्टाइज में एडिक्शन ब्लॉक मेडिसिन के बारे में, और वो कह रहे हैं कि ये अच्छी है दवाई, समझ रहे हो ना भाई। उन्हें पैसा मिला है ये कहने का, और उदाहरण तैयार कर लिया उन्होंने, पब्लिक तैयार कर ली ये कहने के लिए कि हाँ देखो हमने नशा छोड़ा है। उसका पहले का फोटो दिखा दिया, बाद का फोटो दिखा दिया। इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसे किसी मुकाम पे रोका जा सकता है, बस बस नशा नहीं करना, उसके बाद मीटिंग करना है, और जीना कैसे ये सीखना शुरू करना है, जो सिखाएगी आपको नारकोटिक्स एनोनिमस या उसके सीनियर मेंबर जो आपसे महान है। और तब सुधार संभव है। ये कैसे काम करता है, यदि आप वे चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यदि आप वे चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास जो है वो चाहते हैं ना आप, यानी जो एक नशा कर रहा है वो क्या चाहता है, जो नशा कर रहा है वो चाहता है नशा छूट जाए, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, दर्दों से बाहर आ जाए। वो चाहता है हमारे पास जो है सुधार, नशा मुक्त जीवन, अच्छी ज़िंदगी, पहले से बेहतर ज़िंदगी। अच्छी तो खैर किसी की नहीं होती। हाँ, ये कार्यक्रम सिर्फ इतना कहता है कि पहले से, जब तू नशा करता था उस पहले से, नशा छोड़ने के बाद बेहतर हो जाएगी तेरी ज़िंदगी, बेहतर। खूबसूरत बनाने की बात नहीं करता ये, बंगला, गाड़ी, मोटर, कार, ये सब दिलाने की बात नहीं करता ये कार्यक्रम। चप्पलें दिलाने की बात नहीं करता, जूते दिलाने की बात नहीं करता, चश्मा, बेल्ट, पैसे, पर्स, मोबाइल, आईफोन, सैमसंग, है ना, और वाइफ, है ना, और ऐशो आराम कराने की बात नहीं करता। इस कार्यक्रम का एक ही दावा है, दावा, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति। सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति यानी जारी रहने वाली लत से मुक्ति का वादा करती है ये नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग। वो भी वादा, ये चीज़ उस पर लागू होती है जो नियमित मीटिंग कर रहा है,
ये नहीं है 90 करी घर बैठ गया, हाँ जी 90 बोला था, 100 करी 100 बस बहुत हो गया, 10 एक्स्ट्रा भी कर ली। नियमित आता रहे, 90 के बाद नियमित आता रहे, कभी कभी आता रहे, हफ्ते में 2 बार आता रहे, 3 बार आता रहे, 1 बार आता रहे, और घर पे भी खाली ना रहे, किताबें पढ़, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जा नारकोटिक्स एनोनिमस के। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है नारकोटिक्स एनोनिमस का, उसमें जेएफटी आती है, यानी जितनी भी किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, वाइट बुक, जेएफटी, बेसिक टेक्स्ट, और एल्कोहलिक्स एनोनिमस वालों के लिए दैनिक चिंतन, ठीक है। डॉक्टर बॉब बिल वाली किताब, समझे, प्रार्थना, और ऑनलाइन मीटिंग कहाँ होती है, ऑफलाइन कहाँ होती है, ठीक है, और स्लोगन, टोटल रिकवरी की बातें, जेएफटी आती है, हर दिन की जेएफटी ऑडियो में आती है, समझे ना, और लिखे हुए में आती है। तो जिसके पास नहीं है किताबें या जिसे पढ़ना नहीं आता वो सुन ले, समझ रहे हो ना। हाँ, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, जिसमें नारकोटिक्स एनोनिमस की जेएफटी आती है, दैनिक चिंतन आता है ना, शराबियों के लिए भी बात आती है, नशेड़ियों के लिए भी एक राह मिलती है जब वो उसे पढ़ेगा सुनेगा, और मीटिंग कहाँ होती है, ऑनलाइन कैसे होती है, क्या आईडी है, क्या पासवर्ड है, क्या टाइमिंग है, ठीक है, कब वर्ल्ड यूनिटी डे है, कब कन्वेंशन है, कहाँ कन्वेंशन है, कितने बजे है, कौन चेयर है ना, कौन लिटरेचर चेयर है, कौन ट्रेजदार है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी, टोटल रिकवरी की चीज़ें, बातें, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आती हैं उसमें। तो जो इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे या ना दे, तो वहाँ पर सिर्फ वो ये लिख दे कि मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दो, मैं ग्रुप का लिंक उसको मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम के या फेसबुक पे सेंड कर दूंगा, समझ रहे हो ना। नंबर भी ना दे, वो उस लिंक को क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, ये भी एक तरीका है। तो आप क्या चाहते हो, जो हमारे पास है, यही चाहते हो ना, एक सुधार, अच्छी ज़िंदगी, और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हो, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हो। यानी चाहते हो, हमारे पास है, तो वो बैठे बैठे नहीं मिलेगा, कुछ निश्चित कदम उठाने पड़ेंगे। और वो निश्चित कदम क्या है, 12 कदम। नंबर 1, हमने कबूल किया कि अपने एडिक्शन पर हम शक्तिहीन थे, यानी अपने एडिक्शन पर आपको शक्तिहीनता कबूल करनी है, और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ये कबूल करना है। नंबर 2, हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। आपको ये विश्वास करना है कि आपसे बड़ी एक शक्ति है जो आपकी बिगड़ी हुई सद्बुद्धि को ठीक कर सकती है, ये विश्वास करना है, समझ रहे हो ना। नंबर 3, हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया, है ना। अगर आप वो चाहते हो जो हमारे पास है, तो अपने जीवन और इच्छा को एक दूसरे सदस्य की देखभाल में सौंपने का फैसला करना पड़ेगा कि भाई मेरी गाड़ी तू चला, मेरी दिशा निर्देश तू कर, अपनी इच्छा और अपने जीवन को, है ना, दूसरे की देखभाल में सौंप देना कोई मामूली बात है? मामूली बात है? इच्छा और जीवन को दूसरे की देखभाल में, अरे भाई बहुत मुश्किल है ये कदम करने। पहला कदम का आधा हिस्सा तो सबने कर लिया, जो नशा छोड़े हुए हैं, यानी नशे पे शक्तिहीनता को कबूल कर लिया, लेकिन एडिक्शन पर नहीं करा। और रही बात कि ये विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है ना, हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को एक अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। पहले कदम से नीचे नहीं आते, आधे हिस्से से सौंपना तो बहुत दूर की बात है भाई। इच्छा कौन मारता है और कौन दूसरे के बताए हुए तरीके से काम करता है? और मन और इच्छा को मारना ही रिकवरी है। मन और इच्छा को मारना ही, यानी कि जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल करते हैं, तब हम अपने लिए रिकवरी के दरवाजे खोलते हैं, समझ रहे हो ना। तो नंबर 4 पे आते हैं, हमने अपनी एक खोजपूर्ण और निडर नैतिक सूची बनाई। है टाइम सूची बनाने का, खोजपूर्ण और निडर नैतिक। खोजपूर्ण
सोच सोच के बनानी है। आप क्या थे, कैसे थे, जालिम थे, चोर थे, उचक्के थे, आपने सेक्स किया, लड़की छेड़ी, किसी की बेटी बहन के साथ गलत किया, अंधों को परेशान किया, नाबीनों को परेशान किया, है ना, पड़ोसियों को परेशान किया, सब एक लिखना है कॉपी में, क्योंकि लिखने से उसे आप बेहतर तरीके से देख पाओगे। उससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप ही ने लिखा है और अपने ही अतीत की इन्वेंटरी लिखी है वो। फिर जब आप उसे दोबारा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। आप शैतान हो, आप मुजरिम हो, आप काफिर हो, आपकी बख्शिश नहीं है। जब आप या मैं मरूंगा तो मेरा कब्र में या रोज़े आशूरा क्या हाल होगा। रोज़े आशूरा तो बाद में होगा, लेकिन आलम बरज़ख, कब्र, चिता, है ना, मरने के बाद ऊपर वाला शरीर में जान डाल देता है। जब मुर्दा जलता है तो उसमें जान होती है, वो महसूस करता है। अगर वो नेक होगा तो उसे आग का पता नहीं चलेगा और कब्र में जान डाल देता है, अंधेरा उसे महसूस होता है। जो काफिर होता है, सांप, बिच्छू, बिनारे, कनखजूरे आके उसका गोश्त खाती हैं। कहाँ चला जाता है गोश्त? आज दबा के जाओ, ठीक है, 2 दिन बाद ही आके देख लो, सारा गोश्त गायब हो जाएगा। कहाँ गया गोश्त? जमीन के कीड़े खा गए। आपने वीडियो में देखा होगा कि किसी किसी खबर का हाल दिखा रहे होते हैं, वो कैमरा डाल के, उसमें इतना बड़ा कोबरा बैठा है, और किसी खबर का हाल दिखा रहे होते हैं कि अभी तक उसकी खबर का कफन तक मेला नहीं हुआ। तो जब आप ये लिखोगे तब आपको पता चलेगा आप कितने बड़े पापी हो। फिर आप इन पाप से मुक्ति चाहोगे तो नेक काम करोगे, रोजा, नमाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, तोबा, क्षमा, ये सब करोगे तो ये सब आगे करवाता यही कार्यक्रम। अपने अतीत से मुक्त, अपने अतीत के पापों से, अपराध भावों से मुक्त कराने की, यानी कि 8वें और 9वें कदम में यही होता है, क्षतिपूर्ति। तो अपने अपराध भाव से मुक्त हो जाएगा, तो उन्हें जो गुनाह करे हैं उनकी क्षतिपूर्ति कर देगा काफी हद तक, यानी गुनाहों का कुफारा पवित्र कर देता है ये कार्यक्रम के 12 कदम। नशेड़ी को ऐसा कर देते जैसे उसने कभी नशा ना किया था, ना कोई पाप किया था। अगर वो इन 12 कदमों पे अमल करता है तो उसकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी और बरज़ख भी अच्छी हो जाएगी, है ना। नंबर 5, हमने ईश्वर से, अपने आप से और दूसरे किसी एक व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। हम तो अपनी गलतियों को डिनाइल बनाते हैं, नहीं मैंने नहीं करा। सही स्वरूप कबूल करना, हाँ, बहुत बड़ी बात है। एक सही स्वरूप कबूल नहीं कर रहा था, उसको फिर टेढ़े तरीके से सही स्वरूप कबूल करवाया मैंने, तब स्कोप हो रहा है। हाँ गलती थी, मैं ना अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल कर। जब करा है उसने, जब उसकी गाड़ में डंडा चढ़ाया है, वरना ये गलतियों का सही स्वरूप कबूल करना, हाँ, बहुत बड़ी बात है। गलती करके सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना चौड़े में। और माफ़ी मांगने के बारे में कहा जाता है कि माफ़ करने से अगर तुम्हारी इज्जत जाती है तो फिक्र ना करना, रोज़े आशूरा मैं दे दूंगा, ये रसूल खुदा ने फरमाया है। नंबर 6, हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। अपने चरित्र के तमाम दोषों को, बुराइयों को निकालने के लिए तैयार होना, कोई शादी में जाने जैसा तैयार होना नहीं है। कमियों को दूर कराने के लिए तैयार होना। हाँ जी, टोको, क्या क्या कमी है बताओ मुझे, कराओ कदम। नंबर 7, हमने नम्रता से विनती की कि वे हमारी कमियों को निकाल दे। कौन कर रहा है नम्रता से विनती हमारी कमियों को निकाल दे? नंबर 8, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिन्हें हमने हानि पहुंचाई थी और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। समझे ना, उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिन्हें हमने हानि पहुंचाई थी। तो सूची बनाने के लिए भी पूरा साल चाहिए, पता नहीं किस किस को हानि पहुंचाई, कौन कौन था। जब से नशा, पूरा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि भाई हम तो कई लोगों को जानते भी नहीं है, वो कहाँ मिलेंगे, कैसे उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे।
ये सवाल है ना, है कि वो तो कौन था क्या था भाई, हमने तो बस में जेब काटी, वो कौन था शक्ल भी नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते, एड्रेस भी नहीं जानते, तो कैसे क्षतिपूर्ति करेंगे उसकी। तो क्षतिपूर्ति करने का एक तरीका है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में। जब आप इस कदम को करोगे तो तरीके पता चल जाएंगे। और थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है, जो मैंने पढ़ा सीखा है मैं भी बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, समझे ना। नंबर 9, जहाँ भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्येक क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। जहाँ भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्येक क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा प्रत्येक कैसे डायरेक्ट को, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। यानी कई क्षतिपूर्ति नुकसान की भरपाई ऐसी भी है कि जिनको आप करोगे तो उससे नुकसान पहुंचेगा, करने वाले जिसकी करने जाओगे ठेस पहुंचेगी। वो कैसे, ये इस कदम में आपका स्पॉन्सर बताएगा कैसे। और थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा सीखा है मैं ही बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत, लिटिल, नॉट फुल। ठीक है। नंबर 10, हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया, है ना। गलत थे तुरंत कबूल किया, यानी कि आपको अगर किसी ने तू कहा, या आपको अगर किसी ने गाली दी, या अबे तबे से बात करी, तो क्यों करी, क्यों करी, ये आत्म परीक्षण लेना है, समझ रहे ना। अगर आपको एक अनजान व्यक्ति गाली बक रहा है तो क्यों बक रहा है, जरूर आपसे भी कुछ हुआ है तभी उसने आपको गाली बकी है। तो ये आत्म परीक्षण लेना जारी रखा। तो जब तुम ये आत्म परीक्षण लेना जारी रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसने जो मुझे गाली दी तो गलती मेरी भी थी, उसने जो मुझे तू बोला तो यार मैंने भी उसे तू तड़ाक बोली थी और गलती मेरी थी, है ना। मेरे बाप ने जो मुझे ऐसा कहा तो गलती मेरी थी। ये होता है आत्म परीक्षण लेना जारी रखना। करोगे ऐसा। नंबर 11, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर के साथ सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। इम्पॉसिबल ये कदम। प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर के साथ सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान, के बता तेरी मुझ पे इच्छा क्या है। हम तो उससे सिर्फ वो मांगते हैं जो हमारी इच्छा होती है, तात्कालिक चीजें, गर्लफ्रेंड, पैसा, मोबाइल, रिचार्ज, है ना, गाड़ी, बाइक, कार, ओहदा, रुतबा, है ना, शोहरत। नंबर 12, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टर तक पहुंचाने और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के हर कार्य में अमल करने की कोशिश की। इन सिद्धांतों को यानी कि ईमानदारी को, करुणा को, विनम्रता को, सहनशीलता को, धैर्य को, दूसरों की मदद करने को। पहला ही बहुत मुश्किल है, ईमानदारी के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना। यार नशेड़ी तो आज भी अगर बस में चढ़ता है ना, नया नया सुधरा हुआ नशेड़ी, नशा मुक्ति केंद्र से आया हुआ, तो वो बस में स्टाफ मारता है, पहले की तरह स्टाफ है। अगर कंडक्टर कहता भी है तो 2 नंबर का स्टाफ है। वो बात अलग है कि बाद में धीरे धीरे साल 2 साल बाद रिकवरी के साथ साथ उसको सद्बुद्धि आ जाए और वो फिर टिकट लेने लगे, है ना, सद्बुद्धि आ जाए और थोड़ा सा वो अकड़, अहम, कि मैं बहन जो मशीन था, वो निकल जाए अकड़ उसकी। उसके पास किसी का फ़ोन आया, ठीक है, और वो घर पे है और वो कह रहा है कि यार मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं रास्ते में हूँ, तो ये झूठ हुआ, यानी बेईमानी हुई। तो छोटी छोटी जगह पे नशेड़ी बेईमानी करता है, समझे ना। और भी बहुत उदाहरण है। सुनने में ये एक बड़ा आदेश लगता है और हम ये सब एक साथ नहीं कर सकते। हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम लें। हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया, है ना। आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा, जो मैंने बताया था, उपेक्षा यानी मैं मीटिंग नहीं कर रहा और फेलोशिप नहीं कर रहा, स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, एट ये सब चीज़ें बेकार हैं, मैंने तो नशा छोड़ रखा है। घंटे पे मारना मीटिंगों को, ईमानदारी को, करुणा को, विनम्रता को, धैर्य को, ये सब ना कदमों को, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इनमें से 3 जो अति आवश्यक है वो है ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता।
तीन जो अति आवश्यक है, इन सिद्धांतों के साथ हम अपने मार्ग पर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि एडिक्शन की बीमारी के प्रति हमारा नज़रिया पूरी तरह यथार्थवादी है, क्योंकि एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। हमारा मानना है कि अपने समाज में रोज़ाना ज़िंदगी में जितनी जल्दी हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उतनी ही जल्दी हम उस समाज के स्वीकृत, जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनते हैं। स्वीकृत, जिम्मेदार और उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है दूसरों को देने वाला, दूसरों को देने वाला बनना, जो दूसरों को दे, ना कि ले। नशेड़ी लेता है, दूसरों को देने वाला। कह रहा है कि जितनी जल्दी हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उतनी ही जल्दी हम उस समाज के स्वीकृत, जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनते हैं। सक्रिय एडिक्शन में वापस ना जाने का केवल एक ही रास्ता है, यानी जो आपका जारी रहने वाले एडिक्शन है उसमें वापस अगर आप नहीं जाना चाहते तो इसका केवल एक ही रास्ता है, वो है पहले नशीले पदार्थ का ना लेना। पहले नशीले पदार्थ का ना लेना, फिर चाहे वो किसी एल्प्रेक्स का एक किचरा ही क्यों ना हो, एक हल्का सा दम की शुंगार क्यों ना हो, सूंघना नहीं। कुछ भी हो जाए, जिंदगी कैसी भी हो जाए, कितने भी दुख आ जाए, पहले नशीले पदार्थ का ना लेना। समझ रहे हो ना? ना लेना। अगर आप हमारी तरह हैं तो आप जानते हैं कि एक ही बहुत है और हजार भी काफ़ी नहीं। हम इस पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी रूप में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं या एक के बदले में दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने एडिक्शन को फिर छूट देते हैं। जब भी हम एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने मेन एडिक्शन को फिर छूट देते हैं। इस्तेमाल करते हैं तो एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने एडिक्शन को फिर छोड़ देते हैं। आगे कहता है कि शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। यानी कई लोग नशा छोड़ने के बाद शराब को अलग नज़रिए से देखते हैं कि यार शराब तो मेरा बाप भी पीता है, भाई भी पीता है, और यार मिथुन भी पीता है, अमिताभ भी पीता है, संजय दत्त भी पीता है, और हीरो हीरोइन भी पीते हैं, है ना। पार्टी होती है, खूब पीते हैं, क्या दिक्कत है। ये तो बॉर्डर पे जो फौजी होते हैं वो भी पीते हैं, है ना, और पुलिस वाले भी पीते हैं। तो वो अलग नज़रिए से देख रहा है ना। वो ये अलग नज़रिया क्या है कि वो यार सब पीते हैं, है ना। हमारे तो धर्म में भी जायज़ है ये, बोले की बूटी, है ना। दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूं, तेरा भंग रगड़ूं, मैं रगड़ूं रतूरा, बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम 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 बोले। ये ना, तो कहता है यार ये तो धार्मिक चीज भी है और बाप भी पीता है, उसे तो वो अलग नजरिए से देखता है। नहीं भाई, आगे कार्यक्रम क्या कहता है कि देख, लेकिन हम इस भ्रम में नहीं रह सकते, शराब एक नशीला पदार्थ है ना। और हम वे लोग हैं जिन्हें एडिक्शन की बीमारी है, जिसके सुधार के लिए हमें हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहना ही पड़ेगा। भाई हमें तो एडिक्शन की बीमारी है। अब हम देख रहे हैं कि यार शाहरुख खान भी पी रहा था देवदास में, मिथुन भी पीता है प्रेम प्रतिज्ञा में, अमिताभ भी पीता है शराबी में, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग भी पीते हैं, फौजी भी पीते हैं, अमीर लोग, हीरोइना पार्टी होती है। तो ये अलग नजरिए से देख रहा है कि इससे तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पी लिया कर, या बियर पी लिया कर। बियर शराब नहीं है, बियर तो मोटा करती है। कई हमारे दोस्त कह देते हैं कि यार शराब मत पी, कुछ मत कर, बियर पी लिया कर। बियर ठीक है, चिल्ड बियर किंगफिशर की, ठीक है, उससे तेरा हाजमा भी ठीक रहेगा, पेट भी बढ़िया साफ होएगा, और देखना तू मोटा भी हो जाएगा, चर्बी चढ़ जाएगी, सेहत बन जाएगी तेरी। तो लोग समझ में आ जाती है उनके, ओए बियर ठीक है। बियर पी लो। लेकिन क्या कह रहा है कार्यक्रम कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना। शराब या बियर एक नशीला पदार्थ है और हम वो लोग हैं जिन्हें एडिक्शन की बीमारी है। जिन्हें एडिक्शन की बीमारी, जिसके सुधार के लिए हमें हर नशीले पदार्थ से दूर रहना ही पड़ेगा। तो अलग नज़रिए से मत देखना शराब को। आगे आता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस की 12 परंपराएं हमारे पास जो है उससे हम केवल चौकन्ना रहकर ही अपने पास रख सकते हैं। जिस तरह एडिक्ट को 12 कर्मों द्वारा मुक्ति मिलती है, उसी तरह समूह की मुक्ति भी 12 परंपराओं से उभरती है। जब तक हमें साथ रखने वाले बंधन हमें अलग करने वालों से ज़्यादा मजबूत हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। नंबर 1, हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए, व्यक्तिगत सुधार अन्य की एकता पर निर्भर है। नंबर 2, हमारे सामूहिक उद्देश्य के लिए केवल एक परम अधिकारी है, एक प्रेमपूर्ण ईश्वर, जो हमारे समूह के अंतर्मन द्वारा व्यक्त होगा। हमारे मार्गदर्शक केवल विश्वसनीय सेवक हैं, वे शासन नहीं करते। नंबर 3, सदस्य बनने के लिए केवल एक जरूरत है,
नशा बंद करने की इच्छा। नंबर 4, हर समूह स्वायत्त शासनीय होना चाहिए सिवाय उन मामलों में जो अन्य समूह या संपूर्ण एन पर प्रभाव करें। स्वायत्त शासनीय का मतलब होता है यानी किसी चीज को चलाने के लिए हक और शक्ति का होना, हक और शक्ति का होना तथा कारोबार चलाना, यानी खुद के बल पे कारोबार चलाना, दूसरे से कोई मदद नहीं लेना। और आगे कहता है 5वें में आकर, हर समूह का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है, एनए का संदेश उन एडिक्टों तक पहुंचाना जो अभी भी पीड़ित हैं। हर समूह का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है, एनए का संदेश उन एडिक्टों तक पहुंचाना जो अभी भी पीड़ित हैं। ये मुख्य उद्देश्य यानी हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना। ठीक है। नंबर 6, एनए के समूह को किसी भी संबंधित सुविधाओं या बाहरी संस्थाओं को कभी समर्थन, आर्थिक सहायता या एनए का नाम नहीं देना चाहिए। कहीं पैसा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से हटाना दें। इसका पूरा का पूरा खुलासा मैंने नीचे जो मेरी नशा मुक्ति केंद्र की क्लासेस हैं उसमें कर रखा है। अगर आप पूछते हो कमेंट में या मैसेंजर पे कहीं भी तो फिर से करने की पूरी कोशिश करूंगा कि 6वीं परंपरा का पूरा खुलासा क्या है। नंबर 7, हर एनए के समूह को बाहरी अंशदान अस्वीकार करते हुए पूरी तरह स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी का मतलब होता है सेल्फ सपोर्ट, यानी अपने दम पे कमाना और खाना, है ना। या ना वो नहीं कि जैसे बाप के दम पे जीना, माँ बाप के पैसे उड़ाना, है ना, या बीवी के पैसे उड़ाना या विरासत में मिली दौलत को उड़ाना, नहीं। सेल्फ सपोर्ट, मेहनत करना, कमाना, ये कार्यक्रम मेहनत करना, कमाना, अपने खर्चे खुद पूरे करना और दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करना सिखाता है। स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी का मतलब होता है सेल्फ सपोर्ट, है ना। तो नंबर 8, नारकोटिक्स एनोनिमस सदा अव्यवसायिक रहना चाहिए, लेकिन हमारे सेवा केंद्र विशेष कार्यकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। अव्यवसायिक होता है यानी कि जो बिजनेस नहीं करते, जो कमाई नहीं करते, पर सेवा करते हैं, पर मदद करते हैं। नारकोटिक एनोनिमस सदा अव्यवसायिक रहना चाहिए। जैसे कि एक होता है पेशेवर, यानी डॉक्टर है, उसके पास जाओगे तो वो फीस लेगा, वो पेशा है उसका, ठीक है। और आप वकील के पास जाओगे तो वो भी फीस लेगा। तो एनए में कोई पेशेवर नहीं है जो आपसे कोई फीस लेगा। अगर आप मुझसे कुछ हेल्प चाहते हो तो मैं आपसे फीस नहीं लूँगा, या मैंने किसी से फीस नहीं ली है। अगर किसी ने खुशी से मेरे हाथ पर बच्चों के नाम पे के लोग जी बच्चों की मिठाई ले आना या बच्चों को कपड़े बनवा लेना, खुशी से दे रहा है दिल से, तो वो मैंने ले लिया है, समझ रहे हो ना। तो अव्यवसायिक बोलते हैं जो मतलब जो कारोबार के बदले में या सलाह के बदले में या काम के बदले में पैसा नहीं लेता, पेशेवर नहीं होता, वो फ्री, सद्भावना, नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ दूसरों की मदद करना, ये होता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस सदा अव्यवसायिक रहना चाहिए। ये नहीं कि आज लोग क्या करते हैं कि रिहैबों में क्लास लेने जाते हैं तो 1000 रुपये या 2000 रुपये चार्ज लेते हैं, ठीक है। उन्हें बुलाते हैं अपने मरीजों को रिकवरी की बातें और बीमारी के बारे में समझाने वाला, या काउंसलर रखते हैं 8-8, 10-10, 20-20, 15-15 हज़ार रुपये महीना का, उसके नखरे भी और खर्चे भी और फिर फीस भी, समझ रहे ना। तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को, दूसरे एडिक्टों की मदद करने को और उनका नशा छुड़ाने को एक व्यवसाय बना रखा है। व्यवसाय यानी कारोबार बना रखा है। तो कई लोग हैं ऐसे, नामहीनता का कार्यक्रम है वैसे तो, नामता का, ठीक है। नंबर 9, एनए जैसे हैं कभी संगठित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सेवा परिषद या समितियां निर्माण कर सकते हैं जो सीधे उनके प्रति उत्तरदायी होंगे जिनकी वे सेवा करते हैं, समझ ना। नंबर 10, नारकोटिक्स एनोनिमस की बाहरी मामलों पर कोई राय नहीं है, इसलिए सार्वजनिक विवादों में एनए का नाम कभी उठाना नहीं चाहिए। यानी कि बाहरी मामले जो होते हैं, लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस, या आप कहीं रंडीबाजी करते हुए पकड़े गए, छिनालबाजी करते हुए पकड़े गए, या छक्का चोदते हुए पकड़े गए, ठीक है, या आपको वैसे ही कहीं फालतू देर रात कहीं घूम रहे हो, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो पता है जो एनए का मेंबर होता है वो ज़्यादातर एनए का नाम उछालता है। वो कहता है सर जी मैं तो एनए का मेंबर हूँ, यहाँ हमारी मीटिंग होती है, मैं तो यहाँ मीटिंग करने आता हूँ, मैं तो सुधरा हुआ हूँ, मैंने तो
पहले बिगड़ा हुआ था, अब तो मैं यहाँ मीटिंग करके देर हो गई, मैं फेलोशिप कर रहा था, है ना, फेलोशिप कर रहा था, बातचीत कर रहा था, अपनी प्रॉब्लमों के बारे में शेयर कर रहा था, परेशान था, ये था वो था, तो वो एनए का नाम उछालता है विवादों में, बाहरी मामलों में, कि मैं एनए का मेंबर हूँ, ठीक है। एक कनॉट प्लेस सब में चक्का चोदते हुए पकड़ लिया पुलिस वाले ने, ठीक है। और उसके साथ एक और था, तो वो एनए का नाम ले रहा है, हम एनए के मेंबर है, मानो कि एनए का नाम लेके वो उसे छोड़ देंगे। हालांकि इस बारे में भी मैंने एक नशा मुक्ति केंद्र में एक क्लास बना रखी है, समझे ना। और जिसका टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, अगर टॉपिक आप पूछोगे तो मैं उसका टॉपिक क्या, आप क्लिक करना, इंस्टाग्राम पे जाना, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा। अब शायद उसका ऐसा टॉपिक है कि अफीम खाना और संस्था को बदनाम करना, ये टॉपिक है उसका। तो सार्वजनिक विवादों में एनए का नाम कभी उठाना नहीं चाहिए, है ना। तो कोई स्कूटर पे बैठा हुआ जा रहा है, ऑटो में बैठा जा रहा है, लड़की बैठी है तो नशा मुक्ति केंद्र की और एनए की बातें कर रहा है, मेट्रो में जा रहे हैं तो बहन जो चिचोर गर्दी की बातें कर रहे हैं, अफीमें खा रहे हैं, मतलब एनए की अफीम खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं देखो हम नार्कोटिक्स एनोनिमस है, कुछ हम उसके मेंबर हैं, देखो, ठीक है। तो इससे क्या है, एनए बदनाम होती है। तो उस क्लास का नाम है बदनाम, अफीम खाना और संस्था को, अपनी सुधार संस्था को ऐसे कुछ बदनाम करना। लिंक दे दूंगा, मांग लेना, ठीक है। नंबर 11, हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, अपनी पढ़ाई करने पर नहीं। हमें समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत अनामता रखनी चाहिए। तो जनसंपर्क नीति यानी लोगों से मिलने जुलने की जो हमारी नीति है ना, वो हमारे आकर्षण पर आधारित है, यानी हमारा सुधार हमारे आकर्षण में दिखता है, हमारा सुधार हमारे आकर्षण में दिखता है ना। वो जुबान से दिखता है, हमारे व्यवहार में दिखता है, चाल चलन में दिखता है ना। बहुत से होते हैं लोगों को खुद जा करके बताते हैं कि मैं सुधर गया हूँ, मैंने नशा छोड़ दिया है, तो वो नहीं करना हमें। हमारा जो एडवर्टाइज है ना, एडवर्टाइज सुधार का एडवर्टाइजमेंट, वो खुद हमारा कार्यक्रम जो है खुद बोलता है, वो खुद बोलता है कि यह कार्यक्रम काम करता है। जब एडिक्ट इस कार्यक्रम में आता है, वो सुधरता है, ठीक होता है, नशा बंद करता है, तो लोगों को दिखाई देता है कि हाँ ये ठीक हो रहा है, इसने नशा बंद कर दिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या आगे एक मुद्दा उठता है कि हमें समाचार पत्र, रेडियो, चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत अनामता रखनी चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है कि समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत अनामता रखनी चाहिए, यानी निजी अनामता रखनी चाहिए। उसका मतलब है कि हमें जो है ना, लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती है कि जो है आप हमारी मीटिंगों में आओ, हमारी मीटिंगों में आओगे तो नशा छूटेगा, ठीक है। और हमारी मीटिंग है ऐसे वैसे, ये वो, जिस तरह से एक डॉक्टर होता है ना, जो एक जिसके हाथ में शिफा होती है, वो एक अच्छा काम करता है। तो उसके क्लिनिक पे अगर एक औरत ठीक हुई, ठीक है, चाहे वो गायना का क्लिनिक हो, चाहे वो फिजिशियन का क्लिनिक हो, तो वो औरत दूसरे को बताती है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह उसके क्लिनिक पे जो है ना भीड़ लग जाती है, और लाइनों से लग के वो देखता है मरीजों को, और हर मरीज यही कहता है कि डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा है, इनकी दवाई जो है ना अच्छी होती है, और हम तो ठीक हो गए, हमारी तो बहुत पुरानी बीमारी दूर हो गई। तो उस डॉक्टर को अखबारों में छपाने की जरूरत नहीं है, समाचार पत्रों में, कि मेरी विशेषताएं ये हैं और मैं अच्छा इलाज करता हूँ, है ना, और मेरा एड्रेस ये है, यहाँ आना, 100% गारंटी है, जैसा लिखा रहता है, नशा छुड़वाने की 100% गारंटी आओ, है ना, और बवासीर की 100% गारंटी आओ, नहीं। तो जिसकी दुकान, डॉक्टर के क्लिनिक ऐसे ही चल रहा है, तो उसको समाचार पत्र में एडवर्टाइज देने की ज़रूरत नहीं है, उसको न्यूज़ में बताने की ज़रूरत नहीं है, एंकर को पैसा देने की, है ना। उसका तो काम ही ऐसा है कि जो उसके पास आ रहा है वो ठीक हो जा रहा है, उसकी रोग दूर हो जा रहा है, तो एक दूसरे को बताते हैं लोग। तो ये है कि जब हमारी मीटिंगें काम करती है, हमारा सुधार अपने आप में एक सबूत है कि देखो इन मीटिंगों में वो नशा छूटता है, वो एडिक्शन छूटता है, जो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट, अमेरिका के डॉक्टर लाखों करोड़ों रुपए लेकर संजय दत्त का ब्लड डिटॉक्स से चेंज कर कर, और इतने धक्के मुक्के खाकर, इतने रिहैब खाकर भी नहीं छूटा, समझ रहे ना। तो वो नशा नार्कोटिक्स एनोनिमस ने बंद करा दिया, एडिक्शन से मुक्ति दिला दी। तो ये बताने की जरूरत नहीं है,
हमारा सुधार अपने आप बोलता है कि हाँ यार, तो लोग हमसे खुद पूछते हैं यार ठीक हो रहा है तो माशाल्लाह, कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ से मतलब ठीक हुआ तू? तो फिर हम उसे बताते हैं भाई पहले हमने इलाज लिया था सेंटर में, या जिसने कभी इलाज नहीं लिया वो कहता है मैं तो मीटिंगें करता हूँ, उधर नारकोटिक्स की मीटिंग होती है उसमें जाता हूँ, वहाँ से मैंने अपना नशा बंद करा है। तो हमसे पूछा ही नहीं लोगों ने, हमारी सेहत देखकर और हमारा अखलाक देखकर, नेचर देखकर पूछा नहीं है कि यार ठीक हो रहा है आपका लड़का, कहाँ भेजा था, कहाँ जाता है, क्या करता है, हमारा लड़का भी नशा करता है, उसे भी साथ भिजवा दो ज़रा, कुछ बता दो, उसके साथ रहेगा तो ये भी छोड़ देगा। नहीं पूछा। कई लोगों ने टोका है, कई उन पुराने लोगों ने टोका है जिनके सामने हम कमज़ोर थे, पतले दुबले थे। मैं एक केमिस्ट पे जाता हूँ तो वो केमिस्ट वाला मुझे सालों बाद देख कर कहता है हैं तू जिंदा है? उनने सोचा मैं मर गया। मतलब मैं मतलब कई नशा मुक्ति केंद्र में कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, और कभी है ना कहाँ भर्ती हूँ, कभी कहाँ भर्ती हूँ, कभी कहाँ, तो मैं और फिर मीटिंगें कर रहा हूँ, तो सालों बाद मैं कोई दवाई लेने के इरादे से मैं उसी केमिस्ट पे गया जहाँ से मैं अपना एविल वगैरह लेता था, तो वो मेरे को देख के कह रहा है कि तू जिंदा है, हम तो सोचे थे तू मर गया। 3-4 साल से आया नहीं। तो मतलब ये सोचती है दुनिया के नशेड़ी मर गया होगा, समझ रहे हो ना? तो लोग हमसे खुद पूछते हैं, और फिर कईयों ने मुझसे खुद भी पूछा है कि भाई आप पहले नशा करते थे, अब आपने छोड़ दिया लगता है आपने, और यार हमारा भी एक बेटा है ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, तो ऐसा होता है ना। नंबर 12, हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामता है जो हमें सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले रखना याद दिलाता है। तो यानी कि सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार, स्पिरिचुअल जो लेवल है, बेस है, वो है अनामता। तो हमें अनामता रखनी है, ठीक है। ये अनामता कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, इसके ऊपर भी एक क्लास है, और फिर से पूछना चाहोगे तो फिर से बन जाएगी। तो ये था नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, कदम परंपरा वगैरह वगैरह। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। धन्यवाद।